नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा टाइम ट्रैवल करेंगे। हम जाएंगे उस दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के गांव देहात की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी पॉलिसीज ने, उनके नए कानूनों ने देश के अलग अलग कोनों में लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाला। और जब कोई सिस्टम लोगों पर बोझ बन जाता है तो फिर होता क्या है। चलिए इसी को एक्सप्लोर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे बंगाल, देखेंगे कि वहाँ के ज़मींदार किस मुश्किल में थे। फिर हमारा सफ़र जाएगा राजमहल की पहाड़ियों में, जहाँ हो वर्सेस प्लाव यानी कुदाल और हल की एक अनोखी लड़ाई चल रही थी। वहाँ से हम मूव करेंगे दक्कन की तरफ और समझेंगे कि वहाँ के किसान कर्ज के जाल में कैसे फंसते चले गए। और आखिर में इन सबको जोड़कर हम एक पैटर्न ढूंढेंगे कि इन सब जगहों पर रेजिस्टेंस यानी विरोध कैसे पैदा हुआ। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉप से, बंगाल। देखिए, बंगाल ब्रिटिशर्स के लिए एक तरह से एक लैबोरेटरी था। ये पहला बड़ा इलाका था जो उनके कंट्रोल में आया और यहीं पर उन्होंने अपना सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था? बस एक ही मकसद, जमीन से जितना हो सके रेवेन्यू निचोड़ना। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम था परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में से इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, परमानेंट। मतलब कंपनी ने डिसाइड किया कि हर जमीन के टुकड़े से, हर जमींदारी से हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लेंगे, हमेशा के लिए। इसको कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। और इस सिस्टम में जो जमींदार थे वो अब जमीन के मालिक नहीं रहे। नहीं, उनका काम बस इतना था कि वो एक रेवेन्यू कलेक्टर बन गए। किसानों से, जिनको रॉयल्ट कहते थे, उनसे पैसा लो और कंपनी को दे दो, सिंपल। अब सुनने में तो ये प्लान बिल्कुल आसान लगता है, राइट? एक फिक्स्ड अमाउंट है, कलेक्ट करो, जमा करा दो। पर असलियत में ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे, बल्कि ज्यादातर जमींदार टाइम पर ये फिक्स्ड रेवेन्यू दे ही नहीं पाए। तो सवाल ये है कि क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या थी? इसके पीछे 4 बड़ी वजह थी। पहली, जो डिमांड थी, जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था, वो शुरुआत में ही इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा कि उसे पे करना प्रैक्टिकली नहीं था। दूसरी वजह थी प्राइसेस। उन दिनों खेती की उपज के दाम मार्केट में बहुत कम थे, तो किसान बेचारा जब अपनी फसल बेचता था तो उसके पास इतने पैसे ही नहीं बचते थे कि वो जमींदार को दे पाए। तीसरा, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, वो था सनसेट लॉ। इसका मतलब था कि अगर एक फिक्स तारीख को सूरज डूबने से पहले पैसा नहीं पहुंचा तो बस खेल खत्म। उस जमींदार की पूरी प्रॉपर्टी, उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सोचो कितना प्रेशर था। और चौथा रीजन ये था कि कंपनी ने जमींदारों की पावर भी कम कर दी थी। पहले उनके पास अपने लोग होते थे, अपनी छोटी मोटी पुलिस होती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अब वो सब खत्म कर दिया गया था। तो इन सब चीजों का रिजल्ट क्या हुआ? गांव में पावर का बैलेंस बिगड़ गया। एक तरफ थे जमींदार जो ज्यादातर शहरों में रहते थे और उनकी पावर कम हो रही थी, और दूसरी तरफ गांव के अंदर ही एक नया पावर सेंटर बन रहा था, जोतदारों का। ये जोतदार अमीर किसान थे। ये गांव में ही रहते थे, लोकल ट्रेड और मनी लेंडिंग यानी ब्याज पर पैसा देने का काम भी करते थे। मतलब इनकी पकड़ जमीन पर ज्यादा थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी किसी जमींदार की जमीन नीलाम होती थी तो उसे खरीदने वाले भी अक्सर यही जोतदार होते थे। तो जोतदार और पावरफुल होते जा रहे थे और जमींदार कमजोर। ओके, तो ये थी बंगाल की कहानी। अब चलिए यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बंगाल के मैदानों से निकलकर राजमहल की पहाड़ियों की तरफ। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो टकराव था, वो बिल्कुल अलग था। ये जमींदार या रेवेन्यू का नहीं, बल्कि दो अलग अलग तरह के जीने के तरीकों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। देखिए, फ्रांसिस बुकैनन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इस इलाके के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि ये पहाड़ियाँ एक ऐसी दीवार हैं जिसे पार करना नामुमकिन है। एक खतरनाक इलाका जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ रहते थे पहाड़िया लोग। ये लोग जंगल को ही अपना घर मानते थे और किसी भी बाहरी आदमी को, किसी भी आउटसाइडर को अपने लिए एक खतरा समझते थे। इसीलिए हम इस कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं द हो वर्सेस द प्लाव, मतलब खुदाल बनाम हल। खुदाल यानी हो सिंबल था पहाड़िया लोगों का। वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मतलब जंगल का एक छोटा हिस्सा साफ किया, खेती की और फिर आगे बढ़ गए। जंगल ही उनकी जिंदगी थी। और दूसरी तरफ था प्लाव यानी हल। ये सिंबल था संथालों का। संथाल सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे, मतलब एक ही जगह पर खेती करना, और ब्रिटिशर्स को यही लोग पसंद थे। क्यों? सिंपल लॉजिक है। सेटल्ड खेती मतलब सेटल्ड गांव, और सेटल्ड गांव मतलब एक रिलायबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जिनको ट्रैक करना आसान हो। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए 1832 में उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया को मार्क कर दिया, उसकी बाउंड्री बना दी।
और उसको नाम दिया दामिने कोह। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये ज़मीन अब संथालों की है, यहाँ वो रहेंगे, जंगल साफ करेंगे और खेती करेंगे। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि जो पहाड़िया लोग सदियों से उस पूरे इलाके में रहते आ रहे थे, उन्हें वहां से धकेल कर और भी अंदर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। और ये बदलाव कितनी तेजी से आया, जरा ये नंबर्स देखिए। 1838 में दामनेकोह में संथालों के सिर्फ 40 गांव थे, सिर्फ 40। और बस 13 साल बाद 1851 तक ये नंबर 1473 हो गया। पॉपुलेशन 3000 से सीधे 82,000 के पार। कंपनी के लिए तो ये सोने की खान थे। उनका रेवेन्यू रॉकेट की तरह ऊपर गया, लेकिन इसकी कीमत चुकाई पहाड़िया लोगों ने, और आयरॉनिकली आगे चलकर संथालों ने भी, जो खुद एक नए सिस्टम के शिकार बनने वाले थे। ऑलराइट, तो बंगाल और राजमहल के बाद अब हम अपना रुख करते हैं वेस्ट की तरफ, बॉम्बे दक्कन रीजन में। यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने एक अलग रेवेन्यू सिस्टम ट्राई किया, और इसका असर यहाँ के किसानों के लिए एक बहुत बड़े क्राइसिस, एक बहुत बड़े संकट की तरह सामने आया। इस सिस्टम का नाम था रायतवारी सिस्टम। अब ये बंगाल वाले सिस्टम से दो तरह से अलग था। पहली बात, यहाँ कंपनी और किसान यानी रायत के बीच कोई जमींदार नहीं था, डील डायरेक्ट थी, कंपनी सीधे किसान से रेवेन्यू लेती थी। और दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ रेवेन्यू परमानेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ हर 30 साल में जमीन का सर्वे होता था और रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? रेवेन्यू की डिमांड। जरा सोचिए, किसान जितना भी उगाता था उसका लगभग आधा यानी 50% सरकार को रेवेन्यू के तौर पे देना पड़ता था। आधे में उसको अपना घर चलाना है, अगले साल की खेती की तैयारी करनी है, मतलब उसके पास बचता ही क्या था। और जैसे इतना काफी ना हो, हालात और भी खराब हो गए। एक तरफ तो इतना हाई रेवेन्यू था, दूसरी तरफ मार्केट में फसलों के दाम बुरी तरह से गिर गए। मतलब किसान के पास ना इधर के पैसे थे ना उधर के। अब सरकार को तो पैसा चाहिए ही था, तो बेचारे किसान के पास क्या ऑप्शन बचा? सिर्फ एक, गांव के साहूकार यानी मनी लेंडर के पास जाना और उनसे ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना। और ये कर्ज का चक्कर ऐसा चला कि ये बढ़ता ही गया। और आखिरकार 1875 में किसानों के सब्र का बांध टूट गया। पूना के पास एक छोटे से कस्बे सूपा से दंगे शुरू हुए। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, किसानों का गुस्सा ब्रिटिश सरकार पर नहीं था। उनका टारगेट सरकार नहीं, बल्कि वो मनी लेंडर्स थे, वो साहूकार थे, जिन्हें वो अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। और उनके विरोध का तरीका देखिए, कितना सोचा समझा था। आसपास के गांव से किसान इकट्ठे होते, साहूकार के घर जाते और उनसे बस दो चीजें मांगते थे। एक, उनके अकाउंट बुक्स यानी बही खाते, और दूसरे वो डेट बॉन्ड्स, वो कागज जिन पर उनके कर्ज का हिसाब था। और फिर इन सारे कागजों को इकट्ठा करके बीच चौराहे पर जला दिया जाता था। मतलब साफ था, ये कोई आम लूटपाट नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम पर हमला था, उस कर्ज के जाल को ही खत्म करने की कोशिश थी। तो अब हम इन सब कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने बंगाल देखा, राजमहल की पहाड़ियां देखीं और दक्कन भी। हर जगह प्रॉब्लम अलग थी, लोग अलग थे, तरीके अलग थे, लेकिन एक चीज, एक पैटर्न बिल्कुल कॉमन था। वो ये कि जब भी कॉलोनियल पॉलिसीज ने, बाहर से लाए गए कानूनों ने लोगों की नॉर्मल जिंदगी में दखल दिया, तो लोगों ने चुपचाप उसे सहा नहीं, उन्होंने जवाब दिया अपने अपने अंदाज में। तो ये रेजिस्टेंस कैसा दिखता था? देखिए, बंगाल में जमींदारों ने अलग दिमाग लगाया। उन्होंने लीगल ट्रिक्स यूज की, फर्जी नीलामियां करवाईं, अपने लठैतों यानी लाठीदारी लोगों को यूज किया ताकि अपनी जमीन बचा सकें। राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया लोगों ने नीचे बसे हुए गांव पर हमले किए, और बाद में संथालों ने तो एक पूरा आर्म्ड रिबेलियन, एक सशस्त्र विद्रोह ही कर दिया। और दक्कन में वहां किसानों ने सोशल बॉयकॉटिंग का रास्ता अपनाया, मतलब साहूकारों से हर तरह का नाता तोड़ लिया और उनके पावर के सिंबल यानी उनके बही खातों को ही जला दिया। तो इन सब कहानियों का आखिरी टेकअवे क्या है? असल में हम एक पैटर्न देखते हैं, एक सबक सीखते हैं। कॉलोनियल इंडिया की ये कहानियां हमें बताती हैं कि जब भी कोई सिस्टम, कोई कानून लोगों की ज़रूरतों को, वहाँ की लोकल रियलिटी को समझे बिना ऊपर से थोप दिया जाता है, तो वो आगे चलकर गुस्से और असंतोष को ही जन्म देता है। और यही असंतोष रेजिस्टेंस की, विरोध की आग भड़काता है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जब सिस्टम लोगों को फेल कर देता है, तो क्या रेजिस्टेंस करना, विरोध करना ज़रूरी नहीं हो जाता?